हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस एक्सटर्नल पॉलीस्टरीफिकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए जैसा कि अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसमें हम लोग m बार n अपान m बार 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ क्या किए थे के टी प्लस 1, यही प्रूफ किए थे। तो चलिए अब हम लोग आगे लेके चलते हैं, इसको देखते हैं एक्सटर्नल पॉलीस्टरीफिकेशन। ठीक है, यह क्या होता है? इन एक्सटर्नल पॉलीस्टरीफिकेशन रिएक्शन द कंडेंसेशन रिएक्शन इज carried out in presence of strong acid. The kinetics of this reaction can be represented by rate equal to K is the rate constant, A concentration of B and concentration of H plus। ठीक है, this can be also represents, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? माइनस रेट ऑफ ए, तो डी अपन डी टी इक्वल टू के एक्स कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी। ठीक है, वेयर, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सपोज कर लिए हैं वेयर के एक्स इक्वल टू स्मॉल के और एच प्लस। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको और इसको एक साथ मान लिया है। ठीक है, इसको और इसको क्या कर लिया है? एक साथ मान लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि अब देखिए, इट मस्ट बी नोटेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट मस्ट बी नोटेड दैट थ्रू आउट द रिएक्शन द कैटालिस्ट concentration remains the same since the whole pattern of the reaction remains the same and an equation similar to equation 16। ठीक है, तो इसके पहले वाले में जो डेरिवेशन किए थे उसमें जो इक्वेशन 16 था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 16 क्या था? 2kt C नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये था। या
चूँकि ये था, ठीक है ना, तो यह सिमिलर टू क्या होगा, डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड कैटालाइज्ड पॉलीकंडेंसेशन। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलर टू इक्वेशन could be derived from the acid catalyzed polycondensation ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, KXTC0। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह रिएक्शन था KTC0 C0²। अब यहाँ पे इस K को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, KX में कर दिए अकॉर्डिंग टू एसिड कैटालाइज्ड पॉलीकंडेंसेशन के थ्रू, ठीक। तो KXTC0 इक्वल टू 1/1 - P - 1, ठीक है। अब देखिए दिस इक्वेशन कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट एज 1/1 - P हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू KXC0T+1 होगा। यानी इस टर्म को हम पहले, मतलब इसको, इस प्लस को हम इधर ला देते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/1 - P मिल जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, KXC0T+1 मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यह किसके बराबर है, यह x/n के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे KXC0T+1, ठीक है। अब चूँकि x/n किसके बराबर है, तो x/n चूँकि वी नो that the equation सेवन mn bar इक्वल टू m0/n x। यहाँ से xn किसके बराबर हो जाएगा, यानी x/n बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह आप देखिए दोनों इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन हो गया आपका, इसके पहले कितना था, ठीक, ये इक्वेशन 23 आएगा, ये कितना आएगा, 23 आएगा, और यह कौन सा इक्वेशन था, 7 था। तो फ्रॉम इक्वेशन 23 एंड इक्वेशन 7 वी गेट, यह मिल जाएगा mn/m0 इक्वल टू KXC0T+1। अब देखिए वह सेल्फ पॉलीस्टरीफिकेशन में आया था mn/, सेल्फ पॉलीस्टरीफिकेशन में क्या आया था, mn/0 इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 2KC0² T+1, ये आया था सेल्फ पॉलीस्टरीफिकेशन में। और ये वैल्यू किस में आई है, एक्सटर्नल पॉलीस्टरीफिकेशन में आई है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार अगेन, ये एक्सटर्नल पॉलीस्टरीफिकेशन है। तो जैसे हम रेट ले लिए हैं, हम किसी रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं और वह एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो,
ठीक है, तो यह हो जाएगा रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या एसिड. दिस कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट दैट. तो रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. और के एक्स है क्या, के एक्स इज़ द के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 16 हम जानते हैं 2k टी सी नाट का स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस पी का स्क्वायर -1 होता है. ठीक है, तो सिमिलर टू इक्वेशन कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड कैटालाइज्ड पॉलीकंडेंसेशन. तो यह हो जाएगा के एक्स सफिक्स में टी सी जीरो इक्वल टू 1/1 माइनस पी -1. दिस इक्वेशन कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज. तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्लस देगा. ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स बार एन इक्वल टू के एन सी जीरो टी प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है, और चूँकि वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 7 एम एन बार इक्वल टू क्या होता है, एम बार 0 इंटू एक्स बार एन होता है. एक्स बार एन इक्वल टू हो गया एम एन बार अपान एम जीरो बार. फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस वी गेट एम एन बार अपान एम बार एन अपान एम बार 0 इक्वल टू के एक्स सी जीरो टी प्लस 1. इतना क्लियर हो गया. ये था, ये काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का था. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन. चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ऑलरेडी जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वह टेक्स प्लेस बाय चेन रिएक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप. अभी इसके पहले हम आप लोग को डिस्कस करके बताए थे कि जो एडिशन रिएक्शन होता है, देखिए अभी तक हम लोग कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. ठीक, तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वह टेक्स प्लेस बाय चेन रिएक्शन. एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, चेन रिएक्शन के थ्रू कंसिस्ट होता है और इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं. और वह मेन स्टेप क्या होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन. और क्या होता है, टर्मिनेशन होता है. इतना क्लियर हुआ. चलिए इनिशिएशन को देखते हैं हम लोग. इनिशिएशन है तो चलिए कोई इनिशिएशन में आप जानते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होता है पहले इसमें हम कोई पैराक्साइड ले लेते हैं, ऑर्गेनिक पैराक्साइड. तो ये देखिए बेंजोइल पैराक्साइड है. ठीक है, C6H5 इस या इक्विवेलेंट कैपिटल I है. ठीक, अब यह कोई रेट कांस्टेंट है KI, तो यह फार्मेशन देगा 2C6H5 COO फ्री रेडिकल या इक्विवेलेंट 2R फ्री रेडिकल.
ठीक है, ये देखिए रिएक्टेंट था, अब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ फ्री रेडिकल, ठीक है, तो 2R फ्री रेडिकल हो गया। अब हम फ्री रेडिकल लेते हैं और कोई एल्किन ग्रुप लेते हैं, चलिए X से जुड़ा है, भाई कोई भी ग्रुप जुड़ गया तो यह फॉर्मेशन देगा RCH2, C पे देखिए फ्री रेडिकल X और Y। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह आप लोग को मैकेनिज्म समझाए भी हैं, यह यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यह देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके वापस हो जाएगा, तो यह फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यह इनिशिएशन स्टेप, स्लो स्टेप इनिशिएशन स्टेप हुआ, क्या हुआ, स्लो स्टेप इन इनिशिएशन, ठीक। और यह हो गया आपका इक्वेशन 2 और यह क्या था, इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ, वह 2 था और यह क्या हो गया, फर्स्ट था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका जनरलाइजेशन करते हैं कि हम इसको इन रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए, फ्रॉम रिएक्शन 2, जो रिएक्शन 2 नंबर है, आर जनरलाइज्ड तो यह देगा R फ्री रेडिकल M इसको मान लें 2, ठीक है। वेयर M क्या है, मोनोमर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे M क्या है, M इक्वल टू है मोनोमर, और M1 फ्री रेडिकल जो है यह डोनेट्स ए मोनोमर एडेड रेडिकल्स, ठीक है। और Ki इज़ द रेट कांस्टेंट, Ki क्या है, इसके पहले जो, या इसी पे हम ऐड करके दिखा देते हैं ये, और Ki क्या है आपको बताएं पहले ही, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये रेट कांस्टेंट हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, तो स्लो स्टेप इन द इनिशिएशन इज गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट, किसके था, इक्वेशन फर्स्ट के था, ठीक है। तो अब वेयर देखिए, या आगे देखते हैं कि द एक्टिव सेंटर जो है वो आर फ्री रेडिकल, एक्टिव सेंटर क्या है, आर फ्री रेडिकल है, अकर ट्वाइस ए फास्ट, ठीक है, अकर ट्वाइस ए फास्ट एज द लॉस ऑफ इनिशिएटर, एज ए लॉस ऑफ इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करके इसको हम देखते हैं माइनस DI/dt, किस में देखते हैं, माइनस DI/dt के रूप में देखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। तो अब बताइए कि अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप बताइए। चलिए, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह होगा RI इक्वल टू DR फ्री रेडिकल अपॉन dt, और यह क्या देगा 2IKF कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यह इक्वेशन हो गया, ठीक है। वेयर F क्या है, F क्या है,
where F is equal to initiator efficiency. Initiator इनिशियंसी और इसकी वैल्यू जो होती है वह होती है 0F1. 0 इज लेस दैन F और F इज लेस दैन 1, यानी इसकी वैल्यू इतनी होती है. तो इसको हम समझ लेते हैं F होता क्या है. द वैल्यू ऑफ F विच यूजुअली बिटवीन 0.6 and 1.0 gives the efficiency of initiator. The value of 0.6 indicates that only 60% of the radical generated have effectively initiated the chain growth. The remaining 40% being lost as side product. इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है 1% की बात करते हैं या 100% की बात करते हैं, तो उसमें जो 0.6 है वह क्या इंडिकेट करता है. यह ओनली इफेक्टिवली इनिशिएटेड द चेन ग्रोथ. यानी इसका मतलब क्या है कि एक में इतना है तो 100 में कितना हो गया, 60% हो गया. तो 60% जो है वह क्या बनता है, 60% रेडिकल जनरेटेड. यानी F क्या है, इनिशिएटर इफिशिएंसी है जिसकी वैल्यू 0.06 मतलब 1 से 0 से अधिक 1 से कम होता है. तो 0.6 होता है एंड 1.0 गिव्स द इफिशिएंसी ऑफ इनिशिएटर. ठीक, इसमें क्या है कि जो 60% है यानी 0.6, इसका मतलब यह रिप्रेजेंट करता है जो यह 60%, 1 में 6 है तो 60% हुआ. ठीक, तो अब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ इसमें 60% रेडिकल जनरेट होगा और जो रिमेनिंग 40% है वो लास्ट एज ए साइड प्रोडक्ट, और जो 40% होगा वह साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो ये तो इनिशिएटर हो गया यानी इनिशिएशन स्टेप हो गया. ठीक, इक्वेशन 3 तक छोड़ देते हैं. अब हम लोग चलते हैं प्रोपेगेशन पे. किस पे चलते हैं, प्रोपेगेशन. तो बाय डेफिनेशन क्या होता है प्रोपेगेशन स्टेप. ए प्रोपेगेशन स्टेप इन ए चेन रिएक्शन इज वन इन विच प्रोडक्ट आर फार्म्ड and the site of the reactive center change, but the number of active center it not change. देखिए, इस प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फार्म होता है वो साइट ऑफ रिएक्टिव सेंटर को चेंज कर देता है. ठीक है, बट नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर को चेंज नहीं करता है. जैसे अब ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल के टर्म है, अभी इसको बताएं कि M क्या है और M1 फ्री रेडिकल क्या है. इसको हम Kp से दर्शा रहे हैं और ये हो गया एक न्यू जनरलाइजेशन M2. फिर M2 फ्री रेडिकल को हम लोग लेंगे, फिर M को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे Kp दर्शाएं. यहाँ पे क्या बना, M फ्री रेडिकल. ध्यान दे रहे हैं एक एक स्टेप बढ़ रहा है यानी एक एक बढ़ जा रहा है. तो हम इसको यहाँ पे Mi लेते हैं और M, और यहाँ पे हम Kp लिए. तो ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल I+1 हो जाएगा और इस पूरे को हम 4 मान लेते हैं. इक्वेशन कौन सा है, 4 इक्वेशन है. इतना क्लियर हुआ. चलिए, ईच रिएक्शन इन द सीक्वेंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ, इस तीनों में अलग अलग रिएक्शन है, तीनों देखिए.
each reaction in the sequence involves the addition of a monomer to a monomer ended radical, ठीक है, and each is assigned the same rate constant Kp on the reasonable assumptions. Hence, the rate of addition reaction does not depend upon on the size of participating macro radical. Hence, reaction this यह reaction m free radical I plus m इन प्रेजेंट मतलब रेट क्या है Kp है टू फॉर्म m free radical I plus 1 इज ए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यह क्या है? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और यह सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट विथ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आप यूनिट जानते हैं, कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स, ठीक है। तो क्या होगा? द रेट ऑफ प्रोपेगेशन इज गिवन एज फॉलो, आर पी इक्वल टू के पी इतना हुआ और ये इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है। ये प्रोपेगेशन हो गया, रेट ऑफ प्रोपेगेशन। और वेयर एम कंसंट्रेशन ऑफ एम डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल मोनोमर इंडेड रेडिकल। यह क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल मोनोमर इंडेड रेडिकल या कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रोविंग चेन। और एम क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द मोनोमर रिप्रेजेंट करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब टर्मिनेशन की बात करते हैं। टर्मिनेशन क्या होता है? और आप जानते हैं टर्मिनेशन आर डीएक्टिवेशन, मतलब रोकना, चेन जो चलता जा रहा है उसको रोकना या ब्रेक करना, ठीक है। तो टर्मिनेशन आर डीएक्टिवेशन प्रोड्यूस डेड पॉलीमर, while in general there are two forms of termination, namely addition and disproportionation, ठीक है। The coupling of two radicals together is far most common here। अब देखिए m free radical n, ठीक है, और m फ्री रेडिकल m, रेट के टी, तो यह क्या हो जाएगा? m प्लस n। ये इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग रेट इक्वेशन फॉर द टर्मिनेशन प्रोसेस इज गिवन बाई इक्वेशन 7। अगर हम 7 से टर्मिनेशन प्रोसेस को अप्लाई करें तो रेट ऑफ दिस अपन डी टी इक्वल टू आर टी, और आर टी हम लोग ऊपर क्या निकालें? 2 के टी एम फ्री रेडिकल का स्क्वायर, इक्वेशन 7, ठीक है। अब इक्वेशन 7 क्या दिखाता है? कि टू चेन्स आर टर्मिनेटेड इन सच ए कॉम्बिनेशन स्टेप, ठीक है। चलिए अब रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन देखिए, ये यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। अब क्या निकालते हैं? रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एज्यूम्शन दैट द रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल्स द रेट ऑफ टर्मिनेशन इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट एज्यूम्शन। देखिए अभी हम लोग जैसे फिजिकल में पढ़ते थे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, क्या पढ़ते थे? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पढ़ते थे। वैसे यहाँ पे है
रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जब हम फार्म करेंगे तो इसमें क्या है कि द रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल टू चेन आर टर्मिनेटेड is called the steady state assumption. It is equivalent to two following equation. Ri equal to Ri at steady state. क्या देखते हैं? स्टेडी स्टेट कंसिडर होता है। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ होता है उसकी वैल्यू किसके कंसिडर करते हैं? 0 से। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन बाई एसएसए के द्वारा। ठीक है, चूँकि स्टेडी रेट इज रीच्ड सून आफ्टर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट, क्या जाता है? पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है विदाउट सिग्निफिकेंट एरर। इट अप्लाइज टू द whole course of polymerization, whole course of polymerization, substituting equation 3 and 7 into equation 8। तो इसको हम मान लेते हैं 8b और ये है 8e। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and equation 7 put in equation 8a। तो जब 8a में पुट करेंगे तो 2k आई एफ इंटू कैपिटल आई इक्वल टू 2kt एम का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे यही प्रूफ भी किए हैं, ये यहाँ पे आर टी होगा जी। देखिए यहाँ पे प्रूफ किए हैं और आर आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे है। देखिए आर आई की वैल्यू क्या है? देखिए आर आई इक्वल टू 2k आई एफ आई। ठीक है, और आर टी की वैल्यू हम प्रूफ किए हैं 2kt एम फ्री रेडिकल का, कंसंट्रेशन ऑफ एम फ्री रेडिकल का स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों बराबर कर दिए। तो यहाँ से हम एम फ्री रेडिकल की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूँकि बराबर 0 है। तो देखिए इस पे हम फाइंड कर लेते हैं इक्वल टू एफ के आई अपान के टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई का हाफ स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब एम की वैल्यू मिल गई तो फ्रॉम इक्वेशन 5 किससे देखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 5। जब इक्वेशन 5 की बात करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एम एच। ठीक है, एम एच क्या मिलेगा? आर पी इक्वल टू के पी एम डॉट। ठीक, एम। ठीक है, ये 5 है। ठीक, अब क्या होगा कि इसको हम पुट कर लेंगे किसमें? इक्वेशन, इसको जो इसके पहले इक्वेशन था उसको 9 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू आर पी अपान के पी एम। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? इसको इक्वेशन बना लेते हैं 10। क्या बना लेते हैं? इक्वेशन 10 बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation 9
ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू आ गई तो इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 9 में पुट करेंगे। तो यह हो गया KIF कंसंट्रेशन I अपान KT होल के पावर कितना था, हाफ था। अब M की वैल्यू आ गई, बताइए M फ्री रेडिकल की वैल्यू इक्वेशन 10 से आई है, तो इसको हम क्या रखेंगे, RP अपान KPM, ठीक है, इक्वल टू यह क्या होगा, IF कंसंट्रेशन ऑफ I अपान KT होल पावर हाफ। होल पावर क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम RP की वैल्यू फाइंड कर लें, किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, RP की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, KP कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू KI अपान KT इंटू F इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I होल पावर हाफ। ये इक्वेशन हो गया 11 और ये इक्वेशन था 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसको यहीं रखते हैं, इसका क्रॉस कर देते हैं। तो RP इक्वल टू जाएगा KP कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू KI अपान KT इंटू F इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I होल पावर हाफ। अलग अलग कर लेते हैं इन सबको। तो RP इक्वल टू KP KI अपान KT की पावर हाफ हो गया, ठीक। कंसंट्रेशन M कंसंट्रेशन I की पावर हाफ, इक्वेशन 12। या इसको यहाँ पे इक्वेशन ना मान लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं RP इक्वल टू K डैश M पावर हाफ। देखिए इसको एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं K डैश, यानी K डैश इक्वल टू KP KI अपान KT की पावर हाफ इज अनदर कांस्टेंट। क्या मान लिए, एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। देख लीजिए यहाँ से कि फ्रॉम क्वेश्चन 5 वी गेट द वैल्यू ऑफ M फ्री रेडिकल, ठीक है, एज RP इक्वल टू KP M फ्री कंसंट्रेशन ऑफ M फ्री रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर, ठीक है। ये डोनेटेड मोनोमर है, ये मोनोमर है, सॉरी ऑल इंडेड मोनोमर है। तो M फ्री रेडिकल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, RP अपान KP कंसंट्रेशन ऑफ M, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू M फ्री रेडिकल, वैल्यू M फ्री रेडिकल इन इक्वेशन 9। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए तो यह क्या होगा, M की वैल्यू आ गई इतनी। अब हम लोग ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू M फ्री रेडिकल इन इक्वेशन 9, अब किस में करेंगे, 9 में। तो 9 इसके पहले था, ठीक है। तो 9 में क्या पुट करेंगे, M की वैल्यू। तो M फ्री कंसंट्रेशन ऑफ M फ्री रेडिकल इक्वल टू KI F कंसंट्रेशन ऑफ I होल अपान KT। तो इसका स्क्वायर था, तो इसका जब हम हाफ स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा RP। अब चूँकि देखिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हम फाइंड किए हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो RP अपान KP इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M इक्वल टू KI इंटू F इंटू I, ये F है, प्लस मत समझिएगा, अपान KT होल पावर हाफ। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू अलग अलग कर दिए KI अपान KT इंटू F इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I के होल पावर हाफ।
ठीक है। तो आर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी फिर के आई अपान के एफ के होल पावर हाफ कंसंट्रेशन ऑफ एम कंसंट्रेशन ऑफ आई का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पूरे को एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं तो आर पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के डैश एम आई के पावर हाफ वेयर के डैश इक्वल टू के पी इंटू के आई अपान के टी होल पावर हाफ इज द अनदर कांस्टेंट। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, और यह इक्वेशन किसका था, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये हमको क्या मिल गया, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन मिल गया। यानी दिस इक्वेशन स्टेट दैट द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द, यानी दिस इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर एंड आल्सो इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर। देखिए यही है पूरा, यह मेन फैक्टर है इसका कि द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशिएटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया इतना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, किस पे डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन।